चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो किसी भी बैंक को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, और वो है क्रेडिट रिस्क। ये वो जोखिम है जिसमें पूरी की पूरी फाइनेंशियल दुनिया को हिला देने की ताकत है। तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग की बहुत ही नाजुक सी स्थिति को समझने से। ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि जिन संस्थाओं पर हम अपने पैसे के लिए इतना भरोसा करते हैं वो असल में इतनी आसानी से नाकाम क्यों हो सकती हैं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लेवरेज। मतलब बैंक दूसरे बिजनेस के मुकाबले बहुत ज्यादा उधारी के पैसे पर चलते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर उन्हें एक भी बड़ा नुकसान हो जाए तो उनका पूरा का पूरा कैपिटल बफर, जो उनका सेफ्टी नेट होता है, वो खत्म हो सकता है। और इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं ये हमने ग्रेट डिप्रेशन और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा ही है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतिहास गवाह है, बैंकों के डूबने का सबसे बड़ा अकेला कारण हमेशा से क्रेडिट रिस्क ही रहा है। हाँ, ये सच है कि बैंकिंग में लोन डिफ़ॉल्ट की दर शायद दूसरे उद्योगों से कम हो, पर जब कोई नुकसान होता है ना, तो वो इतना बड़ा होता है कि सब कुछ तबाह कर देता है। पर एक मिनट, क्रेडिट रिस्क उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। असल में इसके दो चेहरे हैं, एक जो सबको साफ साफ दिखता है और दूसरा जो छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, यही छुपा हुआ चेहरा अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। पहला वाला जोखिम तो एकदम सीधा सा है। कोई उधार लेने वाला है, वो समय पर पेमेंट नहीं कर पाता और बैंक को सीधे सीधे पैसे का नुकसान हो जाता है। सिंपल। लेकिन जो दूसरा जोखिम है वो थोड़ा पेचीदा है। इसमें क्या होता है कि उधार लेने वाला पेमेंट तो कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी माली हालत या साख बिगड़ती जा रही है। अब भले ही पैसा आ रहा है, लेकिन उस लोन की वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। इसे छिपे हुए जोखिम को फाइनेंशियल भाषा में कहते हैं माइग्रेशन रिस्क। ये बैंकों के लिए समझना बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि देखो, बिना डिफॉल्ट हुए भी नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये है कि बैंक आखिर इस जोखिम को मैनेज करते कैसे हैं? वो इसे 3 बेसिक हिस्सों में तोड़कर एनालाइज करते हैं। आप समझ लीजिए कि ये किसी भी लोन का डीएनए होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली चीज जो बैंक देखता है वो है डिफॉल्ट की संभावना, यानी पीडी। मतलब इस बात की कितनी संभावना है, कितना चांस है कि उधार लेने वाला पैसा नहीं चुका पाएगा। दूसरा सवाल यह है कि अच्छा, मान लो डिफॉल्ट हो भी गया तो असल में नुकसान कितना होगा। इसे कहते हैं एलजीडी, क्योंकि बैंक कुछ तो रिकवर कर ही लेगा, जैसे कोई गारंटी या प्रॉपर्टी बेचकर। तो असल में कितना पैसा डूबेगा। और तीसरा है ईएडी, यानी डिफॉल्ट के समय एक्सपोजर। जिस पर डिफॉल्ट होता है ठीक उसी मोमेंट पर बैंक का कुल कितना पैसा दांव पर लगा है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सोचिए, किसी क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन के मामले में ये रकम शुरू में दिए गए लोन से कहीं ज्यादा हो सकती है। तो ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं कि बैंक इन तीनों को जोड़कर, या यूं कहें कि इस्तेमाल करके, अपने संभावित नुकसान का अंदाजा कैसे लगाते हैं। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। ये बहुत ही लॉजिकल है। बैंक बस इन तीनों फैक्टर्स को आपस में गुणा कर देते हैं। डिफॉल्ट की संभावना गुणा डिफॉल्ट होने पर होने वाला नुकसान गुणा उस समय कितना पैसा दांव पर है। और जो नतीजा आता है उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब किसी एक लोन पर औसतन कितने नुकसान का अनुमान है। ठीक है, तो एक अकेले लोन का रिस्क समझना तो एक बात हो गई, लेकिन किसी भी बैंक के पास तो ऐसे हजारों और लाखों लोन होते हैं जो सब मिलकर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रिस्क इतने बड़े लेवल पे कैसे काम करता है। जब हम पूरे पोर्टफोलियो को देखते हैं तो 3 बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली, हर एक लोन का अपना इंडिविजुअल रिस्क। दूसरी, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कहीं बैंक ने अपना ज्यादातर पैसा एक ही सेक्टर या एक ही ग्रुप को तो नहीं दे दिया। और तीसरी, कोरिलेशन, यानी इस बात की कितनी संभावना है कि एक के डूबने से दूसरे भी डूबने लगेंगे। और यहीं पर फाइनेंस का वो सुनहरा नियम काम आता है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधता। एक अच्छी तरह से फैला हुआ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का कुल जोखिम हमेशा उसके अलग अलग लोन्स के जोखिम को जोड़ने से कम होता है। मतलब एक लोन के फेल हो जाने से पूरा सिस्टम ढह नहीं जाता। और इस पूरे पोर्टफोलियो को संभालने के लिए बैंक एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई लोन एप्लीकेशन आती है तो उसकी पूरी तरह से जांच होती है।
कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका क्या हाल है, और खुद लोन की शर्तें कैसी हैं। हर पहलू को बारीकी से परखा जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। ये मुश्किल लगने वाली कैलकुलेशंस और ये फ्रेमवर्क सिर्फ बैंकरों के लिए नहीं है। सच तो ये है कि ये हम सब के लिए और हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट पोर्टफोलियो को लगातार मैनेज करना कोई मैकेनिकल काम नहीं है, बल्कि यही वो चीज़ है जो एक बैंक को सुरक्षित और मजबूत रखती है। और जब बैंक मजबूत होते हैं तभी तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्थिर रहता है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि एक क्रेडिट एनालिस्ट का काम कितना अहम है। उनका रोल सिर्फ नंबरों से खेलना नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और सूझबूझ ही पूरे बैंक की नींव को सुरक्षित रखती है। तो आखिर में सवाल ये बचता है, किसी बैंक का लोन पोर्टफोलियो क्या है? एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई मजबूत इमारत या फिर ताश का एक नाजुक सा महल? इसका जवाब बस इसी बात पर निर्भर करता है कि वो बैंक क्रेडिट रिस्क की इन अनदेखी ताकतों को कितनी अच्छी तरह समझता है और उन्हें मैनेज करता है। और यही समझ एक स्थिर अर्थव्यवस्था और एक बड़े वित्तीय संकट के बीच का फर्क तय करती है।